दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने थामा टीएमसी का हाथ। बोले, मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले सिन्हा टीएमसी में शामिल हुए हैं। शामिल होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि देश आज अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की ताकत लोकतंत्र की संस्थाओं की ताकत में निहित होती है। न्यायपालिका सहित ये सभी संस्थान अब कमजोर हो गए हैं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि अटल जी के समय में भाजपा सर्वसम्मति में विश्वास करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। शिरोमणि अकाली दल बीजेडी ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? टीएमसी में शामिल होने को लेकर सिन्हा ने कहा है कि नंदीग्राम में बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो टीएमसी में शामिल होकर ममता का समर्थन करेंगे। शिवरात्रि से एक दिन पहले 10 मार्च को ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि 4-5 लोगों ने नंदीग्राम में उन पर हमला किया। कुछ लोगों के द्वारा किए गए धक्का मुक्की में उनकी पैर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ममता बनर्जी को व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। उनके पैर में प्लास्टर भी किए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग के पास जो बंगाल सरकार की तरफ से शिकायत दर्ज की गई है उसमें 4-5 लोगों का जिक्र नहीं किया गया है। घटना के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार और भाजपा पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने सुर एक है और दोनों ने घटना के बाद इसे ममता का षड्यंत्र बताया था। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा पर बीजेपी का बड़ा हमला। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया मौका प्रस्त। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन का समय शेष है और इस बीच कई नेताओं द्वारा पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को उस समय बड़ा झटका लगा जब दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का दामन थामा। शनिवार को यशवंत सिन्हा टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। यशवंत सिन्हा की टीएमसी ज्वाइन करने पर अब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिक्रिया सामने आई है। धर्मेंद्र प्रधान ने यशवंत सिन्हा का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बेहतर होगा कि मौका परस्तों को लेकर बात न की जाए। यशवंत सिन्हा साहब अब वृद्ध हो चुके हैं, शायद उन्हें आंकड़ों की जानकारी नहीं है, लेकिन अटल जी और मोदी जी दोनों ने पूरे भारत के लिए बहुत काम किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यशवंत सिन्हा का टीएमसी में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। जी आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पर बात करते हुए कोलकाता में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो प्रधानमंत्री ने कहा है, दिल्ली और कोलकाता में एक ही व्यवस्था की सरकार होगी तो बंगाल का विकास होगा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और भाजपा की जीत सुनिश्चित है। बंगाल में लंबे समय तक वामपंथियों का शासन और 10 साल से टीएमसी के शासन के कारण यहाँ के लोगों के मन में अपेक्षा निराशा में बदल चुकी है। लोग उसमें परिवर्तन चाहते हैं। लोगों को यहाँ बीजेपी के रूप में विकल्प मिला है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बन सकती है? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि बीजेपी ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बताया सांप्रदायिक पार्टी। कांग्रेस बोली अगर ऐसा हुआ तो हम नाता तोड़ देंगे। जी आपको बता दें कि असम में कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ किया गया गठबंधन विवादों में आ गया है। दरअसल बीजेपी ने एआईयूडीएफ को सांप्रदायिक करार दिया है और कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन पर इसलिए सवाल खड़े किए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें एआईयूडीएफ के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस और उनकी पार्टी मिलकर भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदल देंगे।
हालांकि असम की पुलिस ने इस वीडियो को छेड़छाड़ वीडियो करार दिया था और बाद में उन ट्विटर अकाउंट्स को भी बैन कर दिया था जिनसे ये वीडियो शेयर किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में AIUDF ने कहा है कि हम बीजेपी की तरह जहर नहीं उगलते हैं, बल्कि हम हमेशा अपने समुदाय को जो कमजोर और पिछड़ा है उन्हें आगे बढ़ाने की वकालत करते हैं, लेकिन इस काम में हम कभी हिंदू समुदाय का अपमान नहीं करते और न ही उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताते हैं जो कि किसान आंदोलन के हवाले से है। जी आपको बताते हैं कि लंबा चलने वाला है किसान आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर बन रहे हैं पक्के मकान, लगेंगे AC। जी हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन पिछले 108 दिनों से जारी है। किसान केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन को हालांकि विपक्ष का भी समर्थन मिला हुआ है, लेकिन अभी तक किसी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंचा है। सरकार जहां इस कानून को किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक बता रही है, वहीं किसान संगठनों ने इसे किसानों के खिलाफ काला कानून करार दिया है। और इन सब के बीच एक बात तो तय हो गई है कि यह आंदोलन अब लंबा चलेगा। ये इसलिए कि किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर अब पक्के मकान बनाना शुरू कर दिए हैं। जी हम बात करें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जारी पक्के मकानों का काम इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब यह आंदोलन लंबा चलेगा। प्रदर्शनकारी किसानों के लिए बनाए जा रहे हैं इन पक्के मकानों की फोटो अब सामने आ रही है, जहां किसान धूप और बारिश से बचकर अपने आंदोलन में डटकर खड़े रहेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे। किसान संगठन की ओर से यहां निर्माण कार्य की सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। आपको बता दें कि सरकार के कृषि कानून की खिलाफत करते हुए किसान संगठनों ने 26 नवंबर 2020 को आंदोलन का आगाज किया था, जो अब तक के 108 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों के बीच 12 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन सबकी सब बेनतीजा रही। जहां पहले किसान टेंट और ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में गुजर बसर कर रहे थे, अब उन्होंने पक्के मकानों की तैयारी कर ली है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर इलाकों पर सीमेंट, बजरी और ईंटों से स्थायी आवास का काम चल रहा है, जिससे आने वाले वक्त में दिल्ली की गर्मी में किसान के सिर पर छत की व्यवस्था हो सके। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए इसमें लगेंगे AC भी। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जीत सिंह राय के मुताबिक किसानों को गर्मी से बचाने के लिए विरोध स्थल पर घर बनाए जा रहे हैं और उन्होंने बताया कि बुजुर्गों और महिलाओं के लिए इन कमरों में AC लगाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानीय SHO ने उच्च अधिकारियों के दबाव में आकर कल निर्माण कार्य को रोकने की भी कोशिश की। किसान नेताओं की माने तो हाईवे पर पक्के निर्माण कर किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया कि यहाँ प्लॉट बनाकर ज्यादा से ज्यादा पक्के निर्माण किए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ किसान नेता आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसान नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया था कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसके अलावा किसान नेता देश भर में किसान महापंचायत का आयोजन भी कर रहे हैं, जिससे किसानों को एकजुट कर सके। हालांकि सरकार भी किसानों से दोबारा वार्ता के लिए कई बार कह चुकी है, लेकिन संगठन कृषि कानून को रद्द करने और MSP पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा हुआ है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि गोवा की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली से लेके जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली सरकार ने शुरू किया आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न। 500 जगहों पर फहराया जाएगा झंडा। जी हम बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त 2022 यानी कि अगले साल भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, लेकिन इस खास मौके का जश्न अभी से शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने शुक्रवार कनॉट प्लेस में दिल्ली सेलिब्रेट्स फ्रीडम 75 कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच पर तिरंगा लहराया। सीएम ने कहा कि हम सभी देशवासी आज आजादी के 75वें साल में अधूरे सपनों को जल्द पूरा करने का संकल्प लेते हैं और हम भारत को पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के संघर्षों और उनके संदेशों को घर घर पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अंदर सभी धर्मों के जातियों के बीच प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 75 साल में देश ने ढेरों उपलब्धियां हासिल की,
कई सपने पूरे हुए। ये समय उन सभी उपलब्धियों को याद करने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आजादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए बहुत व्यापक और भव्य प्लान बनाए हैं। ये देश में पहली बार होगा कि हमारे देश के स्कूलों के अंदर देशभक्ति की विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी। हम अपने बच्चों को विज्ञान, गणित और बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर अपने देश के प्यार करना नहीं पढ़ाते हैं। अब अलग से एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जिसमें स्कूल में प्रतिदिन 1 घंटा बच्चों के अंदर कूट कूट कर देशभक्ति भरी जाएगी। इसके अलावा राजधानी में 500 अलग अलग जगहों पर तिरंगा झंडे लहराए जाएंगे। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि गौतम अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। लोगों से पूछा, आपकी संपत्ति कितनी बढ़ी? जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से प्रभावित साल 2020 में कारोबारी गौतम अडानी की दौलत में तेजी से बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल ने एक खबर ट्विटर में शेयर की है जिसमें बताया गया है कि अडानी ने कमाई के मामले में 2020 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस पर राहुल ने देश के आम लोगों से सवाल किया है कि आपकी कमाई इस दौरान कितनी बढ़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी संपत्ति में 2020 में कितनी वृद्धि हुई? 0। आपको तो रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वो यानी अडानी 12 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। उनकी संपत्ति में 50% का इजाफा हो रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है? जी आपको बता दें, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार या पीएम नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिए बिना हालांकि कहा कि उनके ट्वीट से साफ है कि इनका इशारा प्रधानमंत्री की ओर ही है। राहुल गांधी मौजूदा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के लिए लगातार ये कहते रहते हैं कि ये सरकार आम लोगों की बजाय बड़े कारोबारियों के फायदा पहुंचाती रही है। राहुल गांधी ने लगातार नाम लेकर गौतम अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्ते पर सवाल किए हैं। देश की कई सार्वजनिक संपत्तियों को अडानी ग्रुप के हाथों में दिए जाने को लेकर भी राहुल गांधी सवाल करते रहे हैं। गौतम अडानी ने बता दें कि 2020 में तोड़ दिए थे कमाई के रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में अडानी इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कारोबारी हैं। उन्होंने अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी की कुल संपत्ति 2021 में 16.2 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर हो गई है और वो दुनिया के 26वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी की कमाई को लेकर इसलिए भी सवाल हो रहे हैं क्योंकि 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने बंगाल चुनाव से पहले लगाया नया नारा, कहा गो दीदी गो। जी आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बंगाल चुनाव को लेकर नया स्लोगन दिया है। अठावले ने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद ममता दीदी सत्ता से हट जाएंगी। अठावले ने इस दौरान गो कोरोना गो की तर्ज पर गो दीदी गो के नारे भी लगाए। वहीं अठावले ने कहा कि आरपीआई 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए आरपीआई पार्टी के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बंगाल में हमारी पार्टी 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। इसके बाद बाकी के बचे सीटों पर हम बीजेपी को समर्थन देंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान गो दीदी गो के भी नारे लगाए। अठावले ने आगे कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और ममता दीदी की सरकार जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान दावा करते हुए कहा कि बंगाल के लोग अब परिवर्तन चाह रहे हैं और इस बार ये परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि आरपीआई इस परिवर्तन में बीजेपी के साथ है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि बंगाल पहुंचकर बोले राकेश टिकैत, कहा मत दो भाजपा को वोट, इसने पूरा देश लूट लिया, व्यापारियों की पार्टी है। जी आपको बता दें कि आंदोलन का यानी किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत अब देश भर में जाकर किसान महापंचायत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद किसान नेता भी वहां पहुंचकर लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। बंगाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने लोगों से कहा कि भाजपा को
वोट मत दो, इन्होंने पूरा देश लूट लिया है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है। नंदीग्राम पहुंचने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही है, इस सरकार ने किसानों को लूट लिया है। इसके अलावा नंदीग्राम में ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है, ममता बनर्जी के ऊपर इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करेंगे, इन्होंने पूरे देश को लूट लिया है, ये व्यापारियों की पार्टी है। नंदीग्राम पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार एक ठगी सरकार है, इसलिए इसको तुरंत भगाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ के लोगों से ये कहेंगे कि चाहे आप किसी को वोट दें, लेकिन भाजपा को वोट नहीं दें। इसके अलावा जब किसान नेता राकेश टिकैत से ये पूछा गया कि क्या बंगाल के लोग आपकी बात सुनेंगे, तब राकेश टिकैत ने कहा कि अगर बंगाल के किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है तो हमारी बात नहीं सुने, अगर उन्हें एमएसपी नहीं मिल रही है तो वे भाजपा को वोट ना दे। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल जाने का ऐलान कर दिया था और इन दिनों संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल पहुंचने वाले किसान नेताओं में राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चड़ूनी, योगेंद्र यादव, हन्नान मुल्ला का नाम भी शामिल है। साथ ही इन किसान नेताओं के अलावा अतुल अंजान और मेधा पाटेकर भी बंगाल पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में भाजपा को हराने के लिए आए हैं, इसलिए वो यहाँ के लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोना खरीदने के शानदार मौका, 3 महीने में 6,000 रुपए हुआ सस्ता। जानिए क्या और गिरेंगे दाम। जी हम बात करें कि सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अब तक सोने के दाम लगभग 11 महीने के निचले स्तर पर आ चुके हैं और सोने ने पिछले साल अगस्त में 56,200 के उच्चतम स्तर को छुआ था, लेकिन अब सोना 22% की गिरावट के साथ 12,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सस्ता हो चुका है। और वहीं अगर इस साल की बात की जाए तो 3 महीने से भी कम समय में इसके दाम में 6,000 रुपए तक कमी आई है। दिल्ली सराफा बाजार में पिछले कारोबारी सत्र में 24 कैरेट सोना 44,601 रुपए और 23 कैरेट 44,422 रुपए पर बंद हुआ था और वहीं चांदी 110 रुपए प्रति किलो की मजबूती के साथ 66,480 रुपए की खुली। एक्सपर्ट का कहना है कि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार के कारण सोने की कीमतों में कमी आई है। और दूसरी अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर और पूर्वी भारत में बारिश के आसार, इन राज्यों में चल सकती है आंधी। जी हम बात करें कि बारिश की गतिविधियां आज से पूर्वी भारत में बढ़ जाएंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जी आपको बता दें कि एमडी के मुताबिक मौसम की गतिविधि आज सुबह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तरफ बढ़ेगी। इन इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर 14 मार्च तक दिखेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।